हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 20। तो देखिए जो कि 19 अगस्त के लिए है। पिछली वर्कशीट में जो हमारा टॉपिक था कि जीवन की मौलिक इकाई, जो हमने बताया था क्या होती है, कोशिका। उसी टॉपिक को आगे आज बढ़ाते हुए ज्ञान जिज्ञासा से पूछता है कि दीदी, हमने जाना कि कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक इकाई होती है। देखिए क्रियात्मक इकाई क्या होती है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि जीवन की जितनी भी क्रियाएं हैं वो इस कोशिका के द्वारा ही होती है। तो वो ये जानना चाहता है कि एक कोशिका इसको कैसे कर पाती है, इतने सारे कार्य कैसे करती है। ज्ञान, जैसे कि तुम जानते हो कि किसी भी जीव के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। विशिष्ट लक्षण कुछ खास जीवन की क्रियाएं, जैसे वृद्धि, उनका बड़ा होना, उत्सर्जन जो कि जीव जंतु मलमूत्र त्याग करते हैं, हमारा सांस लेना यानी श्वसन क्रिया, और भोजन करना जिसे हम पोषण की क्रिया कहते हैं। तो देखिए ये सभी आवश्यक क्रियाएं जीवन क्रियाएं कहलाती हैं, जो प्रत्येक कोशिका के में पदार्थों के आदान और प्रदान से संपन्न होती हैं, और प्रत्येक कोशिका के कुछ विशिष्ट घटक जिन्हें कि कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग के बारे में हमने पिछली वर्कशीट में भी बताया था। इसे हम एक चित्र के द्वारा समझते हैं। देखिए जैसा कि आप चित्र में एक जंतु कोशिका को देख पा रहे हैं। इस चित्र में आपको छोटी छोटी कई चीज़ें नज़र आ रही होंगी, जैसे रिक्तिका, केंद्रक और उसके अलावा कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली। ये सभी कोशिका के अंगक होते हैं, और ये कोशिकांग यानी अंगक विशिष्ट कार्य करने में मदद करते हैं, यानी कि जीवन की जो क्रिया है उनमें अपनी खास भूमिका को निभाते हैं। वो पूछता है कि दीदी, ये प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली क्या होती है और इसका कोशिका में क्या कार्य होता है। देखिए कोशिका झिल्ली भी किसी कोशिका का ही एक अंगक यानी कोशिकांग होता है, जो कि कोशिका को बाहर से कवर करके रखता है, जैसे हमारी त्वचा हमें बाहर से ढके रखती है। इसके अलावा जिज्ञासा समझाती है कि ज्ञान कोशिका की सबसे बाहरी परत, जो केवल ज़रूरी पदार्थों को कोशिका के अंदर और बाहर आने जाने देती है, तो इसीलिए हम इसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का मतलब क्या होता है कि जो कि कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को ही, कुछ चुनी हुई चीज़ों को ही कोशिका के अंदर वो झिल्ली आने और जाने देती है। इसे हम एक वीडियो के द्वारा भी समझ सकते हैं। मान लो कि ऑरेंज कलर की जो आपको ये दीवार दिखाई दे रही है, ये एक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है, जो कि कोशिका की बाहरी परत है। अब हम आराम से देख पा रहे हैं कि ये कुछ चुने हुए पदार्थों को ही अपने दूसरी तरफ आने और जाने दे रही है, जबकि बाकी इससे पार नहीं जा पा रहे, जिन्हें ये आने और जाने देती है। तो देखिए उसमें कौन कौन से पदार्थ हो सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कुछ ज़रूरी पोषक तत्व, उसके अलावा जल आदि। लेकिन अब ये इसको कैसे पता चलता है कि किसको हम जाने दें, किसको आने दें, और कितनी मात्रा में ये अंदर या बाहर जाएं आएँ। तो वो जो क्रिया होती है जिसके द्वारा ये एक पारगम्य झिल्ली के इधर या उधर जाते हैं, वो होती है विसरण और परासरण की क्रिया। पदार्थ की ये जो गति है वो हमेशा ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाती है, और इस क्रिया को ही हम विसरण कहते हैं। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। मान लीजिए कि बीच में जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये एक रंध्र है, एक छिद्र है छोटा, जो कि पारगम्य झिल्ली में है, और इस छिद्र में से होकर किस तरह से जो नीला रंग है वो ज़्यादा सांद्रता का क्षेत्र है, तो ज़्यादा सांद्रता से ये
पीले रंग वाले क्षेत्र में यानी कि कम सांद्रता वाले क्षेत्र में जा रही है। इसी क्रिया को हम विसरण की क्रिया कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली से जब जल का विसरण होता है तो उसे हम परासरण कहते हैं। अब यहाँ पर विसरण और परासरण, इन दोनों में एक छोटा सा अंतर समझ लीजिए, क्योंकि इसमें हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं। देखिए, जब कोई पोषक तत्व वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है तो उसको हम विसरण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जब जल की बात करें कि जल अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं तो वहाँ पर उसे हम परासरण कहते हैं। और दोनों में लेकिन कंडीशन यही होगी कि वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएं। अब इस जल की सांद्रता के आधार पर हम जो विलयन है उसे 3 तरीके का मान सकते हैं। ठीक है, पहला अल्प परासरण दाबी, दूसरा सम परासरण दाबी, तीसरा अति परासरण दाबी। अब इन तीनों में क्या अंतर है देखिए। चलिए हम इसे एक एक करके समझते हैं। पहला है अल्प परासरण दाबी। यहाँ पे हम चित्र में देख सकते हैं कि जो विलयन है उसकी जो सांद्रता है वो इसके अंदर जो कोशिका रखी हुई है उससे ज़्यादा है। तो क्या होगा कि हमने अभी पढ़ा था कि इसमें अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो विलयन है वो जाएगा। तो ये जो विलयन का जल है वो कहाँ जाएगा? इस कोशिका के अंदर चला जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे आप किशमिश को पानी में भिगो के रख दें, या आप देखते हैं अपने घर में राजमा, छोले, इनको भिगो के रखते हैं तो क्या होता है कि वो फूल जाते हैं। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि कोशिका फूल जाएगी। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं सम परासरण दाबी। सम परासरण दाबी में क्या है कि जो विलयन का जो सांद्रता है ठीक उतनी ही सांद्रता कोशिका के अंदर जो विलयन है या जल है उसकी भी है। जब दोनों की सांद्रता बराबर है तो ना जल अंदर जाएगा और ना ही जल कोशिका से बाहर निकलेगा, तो उसके आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा है अति परासरण दाबी। अति परासरण दाबी का उदाहरण आप इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे कि अगर आप नमक के पानी में किसी फूली हुई किशमिश को डाल दें तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद वो उसके किशमिश के अंदर का जो पानी है वो बाहर आ जाएगा और वो सिकुड़ जाएगी। तो ये हम कह सकते हैं कि इसमें जो बाहर की जो सांद्रता है वो कैसी होगी? कम होगी। तभी तो इसके कोशिका के अंदर से पानी बाहर आया है, और कोशिका जो सिकुड़ी हुई आपको यहाँ पे दिख रही है उसके अंदर की सांद्रता कैसी थी? ज़्यादा थी। तो उसी कारण क्या हुआ कि जो जल है वो अंदर से बाहर की तरफ आ गया और कोशिका सिकुड़ गई। पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। पादप का क्या मतलब होता है? पादप का मतलब क्या होता है? पौधे। ठीक है, तो हम यहाँ पौधों की बात कर रहे हैं, पौधों की कोशिकाओं की बात कर रहे हैं, जंतु कोशिका की नहीं। पौधों में जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, जैसा कि अभी हमने जंतु कोशिका में भी देखा था कि जो कोशिका है उसको कोशिका जो द्रव्य होता है, अंदर लिक्विड होता है, उसको घेरे हुए एक झिल्ली होती है जिसे कि हम प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहते हैं। लेकिन अगर हम पौधों की कोशिका देखें तो उसके बाहर, इस प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक और झिल्ली होती है जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कहते हैं। आप यहाँ पर पादप कोशिका का चित्र देख सकते हैं जिसमें आपको 2 झिल्लियाँ दिखाई दे रही होंगी। अंदर की झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली है और बाहर की झिल्ली को हम कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप कोशिका में परासरण विधि के द्वारा पानी की कमी होने पर जो प्लाज्मा झिल्ली है, ठीक है, जो अंदर वाली झिल्ली थी, उसके साथ ही जो अंदर का जो पदार्थ है वो भी संकुचित हो जाता है। संकुचित मतलब कि क्या हो जाता है? सिकुड़ कर छोटा हो जाता है।
जिसे हम जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जीव द्रव्य कुंचन आपकी वर्कशीट में चित्र दिखाया गया है। हालांकि इसमें जो लिखा हुआ है वो बहुत क्लियर नहीं है, तो मैं इसके लिए आपको लिख भी दूंगी। इसमें यहाँ पर ये जो हरे रंग की है वो है आपकी दीवार, प्लाज्मा झिल्ली, और जो उसके बाहर एक लेयर है जो काले रंग की लेयर है, जिसे मैंने लाल लाइन से खींचा है, ये है हमारी कोशिका भित्ति। मैं नाम इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आपको ये चित्र बनाना पड़ेगा। तो ये जो बाहर की दीवार है ये कोशिका भित्ति हो गई। अब धीरे धीरे, जैसे इसमें हमने भी बताया कि इसमें परासरण की विधि होती है और इसका जो जीव द्रव्य है अंदर वो सिकुड़ने लगता है प्लाज्मा झिल्ली के साथ साथ। तो ये हरे रंग की जो प्लाज्मा झिल्ली है ये देखिए कैसे सिकुड़ने लगी, और तीसरे वाले में आप देखिए ये और ज़्यादा सिकुड़ गई, और जो फोर्थ चित्र देख रहे हैं उसमें देखिए सिकुड़ कर पूरी कितनी छोटी हो गई है, और इसके अंदर जितना भी जीव द्रव्य था वो भी सिकुड़ कर कुंचित हो गया, यानी कि सिकुड़ गया है। तो इसको ये है संकुचित आंतरिक पदार्थ, यानी कि इसके अंदर का भी सारा पदार्थ संकुचित हो गया। यहाँ देखिए कि जो कोशिका भित्ति थी वो बिल्कुल भी नहीं सिकुड़ी और वो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही है। तो इसी प्रक्रिया को हम जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। वर्कशीट में इसका चित्र बनाने के लिए भी दिया गया है, तो आप उसका चित्र इससे देख करके बनाइएगा क्योंकि बहुत साफ बना हुआ है। अब हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली का क्या महत्व है? देखिए इसका उत्तर हमने ऊपर पढ़ा था कि जब यहाँ पर ज्ञान जिज्ञासा से पूछता है कि ये क्या होती है और इसका क्या कार्य होता है, तो यहाँ पर इसका उत्तर मिल जाएगा आपको कि यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो केवल ज़रूरी पदार्थों को ही कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है। और इसके साथ ये भी लिख सकते हैं कि इसीलिए इसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है कि जीव द्रव्य कुंचन की चित्र सहित व्याख्या कीजिए। ये हमने अभी बहुत अच्छे से समझाया था कि जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है और उसका चित्र ये है। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हो कि प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त एक कोशिका भित्ति भी होती है, और पादप कोशिका में परासरण के द्वारा पानी की कमी होने पर प्लाज्मा झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाता है, जिसे कि हम जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। और ये वाला आप चित्र भी बना सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न है कि कोशिका का कौन सा भाग पारगम्य होता है? तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं कि इसकी सबसे बाहरी परत पारगम्य होती है। ठीक है, जिसे हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है कि किशमिश या फिर लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका कौन सी होती है? जो कि हमारे ब्लड में मिलती हैं, वो वाली सेल्स, वो वाली कोशिकाएं। तो अगर उनको अल्प परासरण दाबी विलयन में रखते हैं तो उसमें क्या बदलाव होता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि अल्प परासरण दाबी, यहाँ जो हमने ऊपर पढ़ा था कि अल्प परासरण दाबी विलयन क्या होता है, तो उसमें हमने बताया था कि क्योंकि विलयन की जो सांद्रता है वो कैसी होती है? ज़्यादा होती है। किससे? जो कोशिका के अंदर विलयन है। तो इसमें इस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ हमने ऊपर ये भी देखा था कि जो जल है वो कोशिका के अंदर चला जाएगा, उससे क्या होगा कि कोशिका फूलने लगेगी। तो बस यही आपको इसमें लिखना है। तो अब हमने सारे क्वेश्चंस अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं, तो अब मैं समझती हूँ कि आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको वर्कशीट कहीं भी समझ में नहीं आई तो आप एक बार फिर से इस वर्कशीट को ज़रूर देखें और अपने आंसर्स खुद लिखें। इसके साथ ही मैंने आंसर की भी अटैच कर दी है। अगर आप उससे अपने आंसर्स मैच करना चाहें तो कर सकते हैं। इसे आप पॉज करके देख लें।
यहाँ मेरा आपके लिए एक मैसेज है कि अगर आप चाहें कि मेरी वर्कशीट आपको टाइम से मिल जाए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बाय बाय।